बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस कहानी की 299 एक साथ सुन चुके हैं और अब 300 किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन हकीकत यह है कि मैं इस यकसानियत से उकता चुका हूँ। शायद ज़िंदगी के मामूलात से उकता कर आज पहली बार इस तरफ निकल आया था। वेटर्स खाना ले आई थी और बेद पर चुन रही थी। इस दौरान मुकम्मल खामोशी रही। गालिबन फलूरा एक मुश्किल शिकार से नबर्द आजमा होने के हमले के किसी नए दाविये पर गौर कर रही थी। तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। वेटर्स खाना लगाकर चली गई तो फलूरा ने मुझसे कहा, तुमने इसका मौका ही खप दिया। मैंने मुस्कुरा कर कहा, और वैसे भी मेरे पास बताने को कुछ ज्यादा नहीं है। मैं एक छोटा सा कारोबारी आदमी हूँ। इम्पोर्ट के कारोबार से इतनी आमदनी हो जाती है कि दाल रोटी चलती रहे। दाल? फलूरा हंस पड़ी। कसर न पियो तो ऐसी, जितनी रकम तुम मेरे सामने खर्च कर चुके हो, सिर्फ उससे एक पूरा घराना एक महीने भर के अखराजात पूरे कर सकता है। इसे मैं कसर नफ्सी नहीं कहता, इसलिए कि मैं हमेशा अपना मुवाजना अपने से बड़े लोगों से करता हूँ। उनके मुकाबले में मैं वाकई इतना गरीब हूँ। मैं हमेशा उमरा के नक्शे कदम पर चलने की कोशिश करता हूँ। उससे आदमी की हैसियत और मर्तबे में इजाफा होता है। आदमी जितनी ज्यादा फजूल खर्ची करता है, उतना ही माशरे में उसके वकार और मर्तबे में इजाफा होता है। अपनी मौजूदा हालत पर चलते रहोगे तो वाकई गरीब हो जाओगे, फलूरा ने कहा। अमीरी हो तो पूरी तरह हो, गुर्बत हो तो पेट भर के हो। मैंने बेपरवाही से कहा, मुझे दरमियान में मुअल्लक रहना पसंद नहीं है। अजीब आदमी हो, लोग तो दौलत हासिल करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, और तुम इतनी बेपरवाही से बात कर रहे हो। मैं भी दौलत के उसूल का कोई मौका गंवाने का कायल नहीं हूँ, ख्वाह उसमें कितना ही बड़ा खतरा क्यों ना मोल लेना पड़े। मैं फलूरा को मौका दे रहा था कि वो मुझे जुआ खेलने की तरगीब दे। यूं तो ये काम मैं खुद भी कर सकता था, लेकिन मेरे जो अज़ाइम थे उनके लिए जरूरी था कि किसी को ये शुबा ना होने पाए कि मैं खुद से वहाँ आया हूँ। उन लोगों को ये तासर देना जरूरी था कि मुझे वहाँ घेर घार कर लाया गया है। तुम्हारी बातों से जाहिर होता है कि मौका मिलने पर तुम जुआ खेलने से भी दरेग नहीं करोगे, फलूरा ने कहा, और मैं हंस पड़ा। दरेग ना करने की भी खूब रही। अरे मैं तो अक्सर बेशतर खेलता ही रहता हूँ, लेकिन छोटा मोटा खेल मुझे सख्त ना पसंद है। खेल लंबा होना चाहिए, आर या पार वाला मामला अच्छा रहता है। फलूरा ने मुझे बड़े गौर से देखा, यूं जैसे अंदाजा करना चाह रही हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ उसमें कितनी सदाकत है। लेकिन मेरे चेहरे पर कोई तासर नहीं था। मैं तो सर झुकाए खाना खाने में मगन था। क्या तुम यहाँ भी इसी इरादे से आए थे? कुछ देर खामोश रहने के बाद फलूरा ने कहा, और मैंने चौंक जाने की अदाकारी की। किस इरादे से? मैंने उसे हैरत से देखते हुए कहा, जुआ खेलने के इरादे से? खास इस मकसद से तो नहीं आया था, लेकिन अगर मौका मिल जाए तो मैं हरगिज़ दरेग नहीं करूंगा। गोया पैसा ही तुम्हारा मकसद हयात है, फलूरा ने चुभते हुए लहजे में कहा। शायद उसे अपनी तौहीन का ख्याल आ गया था, जिसका सबब मैं था। दुनिया में हर शख्स का मकसद हयात यही होता है, मैंने बेपरवाही से कहा। फर्क बस इतना है कि कोई इसका एतराफ कर लेता है और कोई नहीं करता। फलूरा ने मुझे घूर कर देखा। जिन लोगों का मकसद हयात सिर्फ पैसा होता है, वो इसे इतनी बेदर्दी से खर्च नहीं करते। उसने बिन्ना कर कहा, मालूम नहीं क्यों तुम मुझसे गलत बयानी कर रहे हो। हर दो अफराद के दरमियान तर्ज फिक्र का फर्क जरूर होता है। उस तर्ज फिक्र के बायस रवैयों और रद्द अमल में भी फर्क होता है। जिंदगी को बरतने का मेरा अपना एक अंदाज है। अगर कोई और ये चाहे कि मैं उसके अंदाज में जिंदगी बरतूं, तो जाहिर है कि ये मुमकिन नहीं। मैं दौलत के उसूल के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, मगर मैं जो कुछ कमाता हूँ अगर उसे खर्च ही ना करूँ तो फिर मेहनत करने की क्या जरूरत रह जाती है। तुम तो संजीदा ही हो गए, वो हंसने लगी। मैंने तो यूं ही एक बात कह दी थी, वरना मुझे क्या। मैं तो खुद खेलती नहीं, लेकिन अगर तुम खेलना चाहो तो तुम्हारी रहनुमाई करना मैं अपना फर्ज समझूंगी। तुम जैसी हुसैन साथी की सोबत में खेलने का लुत्फ दो बाला हो जाएगा। मैंने उसे शरारत में नजरों से देखते हुए कहा, बस तुम इस किस्म की बातें मत करो। तुम्हारे मुंह से ये बातें मुझे जहर लगती हैं। तुम तो बस दौलत की बातें करो और बस। आज लक मेरे साथ है, मैंने मुस्कुरा कर कहा। तुम देख लेना, तुम मेरे साथ होगी तो जीत मेरा मुकद्दर बन जाएगी। यहाँ खेल बड़े पैमाने पर होता है, फलूरा संजीदगी से बोली। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी लंबे नुकसान से दो चार हो जाओ। मैं समझ गया कि वो मुझे ज़हनी तौर पर शिकस्त के लिए आमादा कर रही है। उसकी इस बात से ये चीज़ भी यकीनी हो गई कि यहाँ पर खेलने वाला जीत कर नहीं जा सकता। किसी क्लब पर क्या मुनसर था, ये तो दुनिया भर के कुमार खानों का दस्तूर है। अगर ये ना हो तो तमाम कुमार खाने वीरान हो जाएं। जिस चीज में बड़े नुकसान का खदशा हो तो उसमें बड़ा फायदा हो ही नहीं सकता, लिहाजा उस तरफ से बेफिक्र रहो। खाना खाने के बाद फलूरा मुझे लेकर कुमार खाने में पहुंच गई। एक कुशादा हाल था जिसमें एक तरफ बार काउंटर भी बना हुआ था, अगरचे वहाँ तबका उमरात से ताल्लुक रखने वाले मुतअद्दिद अफराद नजर आ रहे थे,
लेकिन उसके बावजूद वहाँ हर किस्म का नशा किया जा रहा था। शराबों के जाम तो खैर हर मेज पर नजर आ रहे थे, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ आजादाना तौर पर चरस भी पी जा रही थी। कई एग्जॉस्ट फैन चलने के बावजूद फिजा मसमूम हो रही थी। मुतअद्दिद मेजों पर पोकर, ब्रिज और फ्लैश हो रहा था। रंग बिरंगे टोकनों की ढेरियां इधर से उधर हो रही थी। हर मेज पर एक लड़की जरूर मौजूद थी। मैंने एक ही नजर में अंदाजा कर लिया कि वहां पर मौजूद तमाम लड़कियां क्लब की मुलाजिम हैं। क्या खेलना पसंद करोगे? फ्लोरा ने दरवाजे के पास खड़े खड़े मुझसे पूछा। फ्लैश के अलावा और कुछ मुझे आता ही नहीं, मैंने सादगी से कहा, और फ्लोरा मुझे लेकर एक मेज की तरफ बढ़ गई। उस मेज पर पहले से 2 अफराद मौजूद थे जो फ्लैश ही खेल रहे थे। हमें अपनी तरफ आते देखकर वो हमारी तरफ मुतवज्जो हो गए। अपने एतबार से वो लोग हरगिज बड़े तबके के नुमाइंदा नहीं लगते थे, मगर उनके जिस्म पर नजर आने वाले लिबास उन्हें अमीर ही जाहिर करते थे। ये कोई खास बात नहीं थी। तमाम कुमार खानों में इसी किस्म के मुलाजमीन भर्ती किए जाते हैं जो देखने में कुछ नजर आते हैं और उनकी हकीकत कुछ और होती है। ये लोग शार्पर होते हैं और बेईमानी के जरिए लोगों की जेबें खाली करा लेते हैं। इसके इवज उन्हें माकूल तनख्वाह मिलती है और कानून से तहफ़्फ़ुज़ अलग फराहम होता है। खुश आमदीद जनाब, उनमें से एक ने उठकर बड़ी गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा करते हुए कहा, मैं टोनी हूँ और ये एडगर है। उसने अपने बैठे हुए साथी की तरफ इशारा किया। हुलियों की तरह उनके नाम भी बदमाशों वाले ही थे। मैडम डी फलूक हूँ और ये मेरी दोस्त फलूरा। मैंने भी जवाबन गर्मजोशी का मुजाहरा किया और फिर हम दोनों खाली कुर्सियों पर बैठ गए। फ्लैश जब तक कम से कम 3 अफराद के दरमियान ना हो उस वक्त तक लुत्फ ही नहीं आता, एडगर ने कहा। बदकिस्मती से हमें कोई तीसरा आदमी खेलने वाला नहीं मिल रहा था। मैं आपसे मुत्तफिक हूँ मिस्टर एडगर, मैंने कहा, लेकिन मैं यहाँ पहली बार आया हूँ इसलिए जरा अभी झिझक रहा था। मिस फ्लोरा अलबत्ता यहाँ आती रहती हैं, इसलिए इनकी मोयत में मैं भी आ गया। एक बावर्दी वेटर टेबल के नजदीक आ खड़ा हुआ था। फ्लोरा ने मुझसे कहा, खेलने के लिए टोकन मंगवा लो। मैंने जेब से पर्स निकालकर फ्लोरा के हवाले कर दिया। ये नेक काम तो तुम अपने हाथों से सर अंजाम दोगी। फ्लोरा ने पर्स मुझसे ले लिया जो बड़े बड़े नोटों से भरा हुआ था। टोनी और एडगर ने मैरीखेज नजरों से एक दूसरे की तरफ देखा। पर्स इस तरह फ्लोरा के हवाले कर देने से उन्होंने यही नतीजा अखज़ किया होगा कि एक बहुत बड़ा गधा उनके चुंगल में फंस गया है। मैं उनकी नजरों से बजाय बेनियाज कुर्बान हो जाने वाले अंदाज में फ्लोरा की तरफ देख रहा था। इस मेज पर तमाम लोग मेरे मेहमान हैं। मैंने अचानक चौंक कर कहा, आप लोग अपने लिए अपनी पसंदीदा चीजें मंगवा सकते हैं, बिल की अदायगी मैं करूंगा। फ्लोरा ने चंद बड़े बड़े नोट निकालकर वेटर के हवाले कर दिए थे और वो टोकन लेने के लिए चला गया था। फ्लोरा ने पर्स मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने बेपरवाही से कहा, आज की रात ये सब हिसाब किताब तुम ही संभालो, मैं तो सिर्फ खेलूंगा। तुम तो मेरी लक हो, मुझे यकीन है कि मैं इस मेज से जीत कर ही उठूंगा। क्यों नहीं मिस्टर एडम डी फ्लोक, टोनी ने कहा। उसके लहजे में हल्का सा तमस्कर था जिसे मैंने नजरअंदाज कर दिया। खेल में हार जीत तो होती ही रहती है मिस्टर टोनी, मैंने कहा, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि खेल तफरिया नहीं खेला जाए और जो फरीक भी हारे वो उसे अपनी अना का मसला ना बनाए। हम तो खैर इन चीजों के आदी हैं, टोनी ने कहा, लेकिन आप नए मालूम होते हैं, आपको इस बात का ज्यादा ख्याल रखना होगा। मुझे हारने का बहुत तजुर्बा है, मैंने बेपरवाही से कहा। आज फ्लोरा की लक पर जीतने का तजुर्बा भी हो जाएगा। आपको मिस फ्लोरा पर बड़ा मान है, एडगर ने कहा। कहीं ऐसा ना हो कि ये मान टूट जाए। फ्लोरा मेरी लक है। मैंने फ्लोरा को बेटी नजरों से देखा। आज से कबल मैं जीतने के मामले में कभी इतना पूरी यकीन नहीं हुआ जितना आज हूँ। उन लोगों ने बेपरवाही से शाने झटके जैसे कह रहे हो हमारी तरफ से जहन्नुम में जाओ। थोड़ी देर में टोकन आए और खेल शुरू हो गया। खेल शुरू होते ही फ्लोरा कुर्सी खिसका कर मेरे बराबर आ गई थी। मैं समझ गया कि उसका मकसद क्या है। वैसे तो वो दोनों शार्पर थे, लेकिन उन्हें भी मदद की जरूरत पड़ सकती थी। उस वक्त जब पत्ते उन्होंने खुद बांटे हों और ये मदद उन्हें फ्लोरा फराम करती, मेरे पत्ते देकर उन्हें इशारा कर देती। मैं बहुत अनाड़ीपन से खेल रहा था, इसलिए फ्लोरा को दखल अंदाजी करने की जरूरत पेश नहीं आ रही थी। मैं समझ गया कि उसका मकसद क्या है। आधे घंटे के अंदर अंदर मेरे टोकन खत्म हो गए और मैंने फ्लोरा से मजीद टोकन मंगवाने की फरमाइश कर दी। मजीद टोकन आने के बाद मैं मजीद 1.5 घंटे तक हारता रहा। इसी दौरान फ्लोरा मुझे तकरीबन चिपकी बैठी रही थी। आधे घंटे बाद इत्तेफाक से मेरे पास अच्छे पत्ते आ गए। टोनी और एडगर ने महज चंद चालें चलने के बाद पत्ते फेंक दिए। मुझे अंदाजा हो गया कि फ्लोरा ने उन्हें मेरे पत्तों से आगाह कर दिया है। अब तुम देखना नहीं, मैंने अमकाना अंदाज में मुस्कुरा कर कहा। लग जरा देर से शुरू हुई मगर हो गई। मैंने पत्ते समेट कर फेंटे और एडगर से कटवा कर बांट दिए। इसी दौरान मैं अपना काम कर चुका था। तीनों में से कोई भी मेरा करतब नहीं देख सका था। शुरू में चंद चालें ब्लाइंड चली गईं। उन चालों के दौरान में हर दफा चाल की रकम बढ़ा देता।
वो लोग चंद ही चालों में परेशान हो गए, लेकिन उनके पास इसके सिवा कोई चारा नहीं था कि अपने पत्ते उठा लेते। उन दोनों के पास अच्छे पत्ते थे, लिहाजा वो खेल जारी रखने पर आमादा हो गए। मैं मुस्तकिल कट कर रहा था और हर दफा चाल दुगनी करने का सिलसिला भी जारी था। 40 मिनट के अंदर अंदर तमाम टोकन बेच के वस्त में पहुंच चुके थे। अब बहुत होगी, टोनी ने मुझसे कहा। ब्लाइंड खेलने की भी एक हद होती है। लक मेरे फेवर में आ गई है, फ्लोरा टोकन और मंगवाओ। मैंने बड़ी बेनियादी से कहा। मुझे अपने पत्ते देखने की क्या जरूरत थी, वो मेरे इल्म में थे, बल्कि मेरे इल्म में तो उन दोनों के पत्ते भी थे। खेल ख्वाह लंबा हो रहा है, एडगर बोला। जब तक तुम कट देते रहोगे हम साइड शो भी नहीं ले सकते। इस पर मुझे कोई एतराज नहीं, तुम लोग साइड शो ले सकते हो। उन दोनों ने मुझे घूर कर देखा, मगर कुछ कहे बगैर साइड शो ले लिया। टोनी के पास फर्स्ट राउंड था और एडगर के पास 3 दुगियां। टोनी ने पत्ते फेंक दिए और मेरे और एडगर के दरमियान मुकाबला शुरू हो गया। क्या बकिया रात ब्लाइंड ही खेलते रहोगे, एडगर ने मज़ेकाना अंदाज में कहा, और मेरे संजीदगी से सर को इस बाती जुम्बश थी। अब जबकि मेरी लक फेवर में आ गई है तो जिस तरह मेरा जी चाहा मैं वैसे ही खेलूंगा। पत्ते उठा लो डेर, फ्लोरा ने उठाकर कहा। अगर खुदा न खास्ता तुम्हारे पास हल्के पत्ते हुए तो? ये मुमकिन नहीं है, मैंने बड़े यकीन से कहा। तुम मेरी लक हो, तुम्हारी मौजूदगी में हारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, गुज़िश्ता 2 घंटों से तुम जीत ही तो रहे थे, टोनी ने तंदिया लहजे में कहा, मगर मैंने उसके तंज को यकसर नजरअंदाज कर दिया। फैसला तो खेल के इख्तिताम पर होता है, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा, और आज तो लक मेरे फेवर में है। आज मैं कैसे हार सकता हूँ? मैंने फ्लोरा के शाने पर हाथ रख दिया। चंद मजीद चालने चलने के बाद मैंने पत्ते उठा लिया। उस वक्त तक मेरे अंदाजे के मुताबिक जितनी रकम में हारा था उससे दुगनी मेज पर पड़ी थी। मैंने बड़ी एहतियात से पत्ते देखे, इस कदर एहतियात से कि फ्लोरा भी नहीं देख सकी। पत्ते देखने के बाद मैंने उन्हें दोबारा मेज पर रखा और चाल चल दी। एडगर ने मुतवक्को नजरों से फ्लोरा की तरफ देखा, मगर वो बेचारी तो कुछ देख ही नहीं सकी थी। लाओ डियर, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे पास क्या है। फ्लोरा ने पत्तों की तरफ हाथ बढ़ाया, मगर मैंने उसे रोक दिया। ये क्या गजब कर रही हो? मैंने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, खेलने का शोभा मेरा है, इसमें दखल दोगी तो सारी लक रुखसत हो जाएगी। एडगर का चेहरा उतर गया। वो लोग वैसे खेल ही नहीं सकते थे। चुनाते चंद चाले और चलने के बाद उसने शो लिया और हार गया। मैं न कहता था कि तुम मेरी लक हो। मैंने फ्लोरा की तरफ देखा और सारे टोकन समेटकर अपने सामने रख लिए। टोनी और एडगर के चेहरे फक हो गए थे। उसके बाद मैं मुसलसल जीतता चला गया, यहाँ तक के 2 बज गए। 2 बजे क्लब बंद हो जाता था। उस वक्त तक मेरे सामने टोकनों का अंबार लग चुका था। वो दोनों एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके थे और मुझे कीना तोज नजरों से घूरे जा रहे थे, मगर मैं उनकी नजरों से बेनियाज खेले जा रहा था। और फिर टोकन शुमार करना शुरू कर दिए। अब ये टोकन कैश कराओ डार्लिंग, मैंने फ्लोरा से कहा। मैं न कहता था कि तुम मेरी लक हो। फ्लोरा मुस्कुराई। साफ जाहिर हो रहा था कि वो दिल पर जबर करके मुस्कुराई है। फिर उसने वेटर को बुलाकर उससे टोकन काउंटर पर चलने को कहा। मैंने उठने से कबल टोनी और एडगर से हाथ मिलाया। मैं फिर यहाँ आऊंगा दोस्तों, मैंने मुस्कुरा कर कहा, और अपनी लक के साथ आऊंगा। मुझे यकीन है कि जीत दोबारा मेरा मुकद्दर बनेगी। मुस्कुराने की कोशिश में उन दोनों के ऊंट खींच कर रह गए थे। इससे कबल मैं उन्हें फ्लोरा को किसी किस्म का इशारा करते भी देख चुका था, लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं थी। मैं फ्लोरा के साथ उठकर काउंटर पर आया, जहां टोकनों की इवद हासिल होने वाली खतीर रकम मुझे एक ब्रीफ केस में रखकर पेश की गई। हमारा क्लब आपके लिए खुशकिस्मत साबित हुआ है जनाब। काउंटर पर मौजूद गंजे शख्स ने खुश इखलाकी का मुजाहरा किया। हमें तो वो है कि आप आइंदा भी यहाँ आते रहेंगे। तुम्हारा क्लब नहीं बल्कि फ्लोरा मेरी लक मेरे साथ थी, इसलिए मैं जीता। अब आइंदा भी मैं फ्लोरा के बगैर नहीं खेलूंगा। रकम से भरा हुआ ब्रीफ केस लेकर मैं फ्लोरा के हाथों में हाथ डाले हाल से बाहर निकल आया। मुझे अंदाजा था कि मुझे घेरने की कोशिश की जाएगी। मैं ये भी महसूस कर रहा था कि फ्लोरा मुझे गलत रायदारियों में लिए जा रही है। मैंने फ्लोरा पर कुछ जाहिर नहीं होने दिया और उससे रोमांटिक गुफ्तगू करता हुआ उसके साथ चलता रहा। फिर एक रायदारी से मुड़ते ही मुझे और फ्लोरा को रुक जाना पड़ा, क्योंकि सामने ही टोनी और एडगर खड़े थे। उन दोनों के हाथों में रिवाल्वर नजर आ रहे थे और चेहरे पर खौफनाक तासरात फैले हुए थे। अपने हाथ उठा लो, टोनी ने सफाकाना अंदाज में कहा। आज तक कोई शख्स हमसे जीत कर नहीं जा सका। फ्लोरा के मुंह से एक मरियल सी चीख बरामद हुई, जबकि मैंने ब्रीफ के समेत अपने दोनों हाथ बुलंद कर दिए। मैं कैसे क्लब में 2 रिवाल्वरों की जद में था जो मादाम क्लारा का गढ़ था। अब हम देखेंगे कि तुम्हारी लक तुम्हें कैसे बचाती है, एडगर ने मज़ेकाना अंदाज में कहा। उसका इशारा फ्लोरा की तरफ था। फ्लोरा अगरचे उन्हीं लोगों की साथी थी, लेकिन मैंने उसके सिलसिले में जो रवैया अपनाया था उसके पेश नजर यूं मालूम होता था जैसे मैं उसका असीर होकर रह गया हूँ।
उन लोगों ने भी ये जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा था कि फ्लोरा उनकी साथी है और फ्लोरा ने भी अपने हाथ उठा लिए थे, मगर उसके चेहरे पर वो घबराहट नहीं थी जो ऐसे मौके पर होनी चाहिए। मैं उसे क्या बताता कि मेरी इसी लक ने तो मुझे उन लोगों के चुंगल में लाकर फंसाया है। मैं उसे ये तो नहीं कह सकता था कि मैं उनके गठजोड़ से वाकिफ हूँ, मुझे तो खुद को अनजान ही जाहिर करना था। वो दोनों छटे हुए बदमाश थे और उन्होंने मुझे एक सुनसान रायदारी में घेरा था। वो दो थे और मैं अकेला था, वो मुसल्ला थे और मैं निहत्था। और फिर सबसे बढ़कर ये कि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद के लिए उनके बहुत से साथी भी आ सकते थे। अगरचे ये बात उनके हाशिया ख्याल में भी नहीं होगी कि उन्हें किसी की मदद की जरूरत भी पड़ सकती है, वो इतने ही पूरे एतमाद थे। देखो, तुम्हारा जो भी मामला है मेरे साथ है। खबरदार, जो तुमने मेरी महबूबा की तरफ नजरें उठाकर भी देखा। मैंने बुरा मानते हुए कहा, तुम्हें रकम चाहिए तो ले लो, लेकिन इसे मेरे साथ रहने दो। मेरे जवाब पर उन लोगों से ज्यादा हैरत फ्लोरा को हुई। शायद मैं उसकी समझ से बाहर था। टोनी और एडगर तो मुझे बेवकूफ समझ रहे थे, लेकिन फ्लोरा किस तरह बेवकूफ समझती। जब मैंने जीतना शुरू किया था उसके बाद उसे अपने पत्ते तक देखने नहीं दिए थे। हम तुमसे रकम भी छीन लेंगे और तुम्हारी महबूबा को भी अगवा कर लेंगे, टोनी ने कहा। वो लोग मुझसे तफरीह लेने के मूड में आ गए थे। उन्हें मालूम होगा कि रात के 2:30 बजे क्लब की इस सुनसान रायदारी में किसी गैर मुतलका शख्स की आमद का सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर तुम लोगों ने इस किस्म की कोई हरकत की तो मैं तुम लोगों की शिकायत करूंगा, मैंने गुस्सीले लहजे में कहा। और जिस शख्स पर मुझे गुस्सा आ जाए मैं उसका पीछा आसानी से नहीं छोड़ता। किससे शिकायत करोगे मिस्टर एडम डी फ्लोक? एडगर ने मज़ाक उड़ाते हुए कहा। और क्या शिकायत करोगे? मैं क्लब के जिम्मेदार अफराद से तुम दोनों की शिकायत करूंगा। अगर उन्होंने मेरी बात पर कान नहीं धरे तो फिर मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दूंगा। तुम मुझे नहीं जानते, मैं बहुत खतरनाक आदमी हूँ। इन लोगों से बहस मत करो एडी, फ्लोरा ने धीमी आवाज में कहा। ये अच्छे लोग नहीं मालूम होते, रकम खामोशी से इनके हवाले कर दो। मैंने कब इनकार किया? मैंने झुंझला कर कहा। लेकिन मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी देखे। टोनी और एडगर की आंखों में हैरत के आसार नजर आए। यानी तुम्हें इस बात का अफसोस नहीं होगा कि तुमसे एक खतीर रकम छीन ली गई? टोनी ने हैरत से कहा। ये खतीर रकम है? मैंने अकारत से कहा। तुम जैसे गरीबों के लिए ये खतीर रकम होगी। मैं तो इससे कई गुना ज्यादा रकमें एक ही रात में हार जाता हूँ। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, आपस में कोई बात की और फिर एडगर ने मुझसे कहा, तुम्हारी बाईं जानिब जो दरवाजा है उसे खोलो और अंदर दाखिल हो जाओ। चलो फ्लोरा, मैंने कहा। उन लोगों ने कोई एतराज नहीं किया और मैं फ्लोरा के साथ उस कमरे में दाखिल हो गया। दरवाजा मैंने खुला ही छोड़ दिया था। ये आला दर्जे के फर्नीचर से आरास्ता एक बेडरूम था। कमरे के वस्त में डबल बेड था। एक कोने में एक राइटिंग टेबल और एक कुर्सी थी और एक दीवार के साथ एक अदद सोफा सेट भी रखा नजर आ रहा था। मैंने रकम से भरा हुआ ब्रीफ केस राइटिंग टेबल पर रखा और खुद बेड पर जाकर बैठ गया। फ्लोरा को भी हाथ पकड़कर मैंने अपने बराबर ही बिठा लिया था। टोनी और एडगर मेरे अकब में कमरे में दाखिल हुए थे और उन्होंने दरवाजा भी बंद कर दिया था। मौजूदा सूरत-ए-हाल से सबसे ज्यादा मुतासर फ्लोरा नजर आ रही थी। उसके लिए ना सिर्फ अपनी हैसियत का तयन करना दुश्वार था, बल्कि अपना रद्द-ए-अमल जाहिर करना भी एक मसला था। अंदरूनी तौर पर वो उनसे मिली हुई थी, मगर उनसे ताल्लुक भी जाहिर नहीं कर सकती थी। उसकी हमदर्दियां उन लोगों के साथ थी, मगर उसे मेरा साथ देना पड़ रहा था। हालांकि मौजूदा नैद की जिम्मेदार वही थी। उसने अपना रोल उम्दगी से निभाया था। उसने अपना रोल उम्दगी से निभाया होता तो मैं जीत नहीं सकता था, और जब मैं हारता ही रहता तो ये खराबी पैदा न होने पाती। तुम फिक्र मत करो फ्लोरा, मैंने फ्लोरा का हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाते हुए कहा। शायद ये लोग मेरी तरह हारने के आदी नहीं है, इसलिए इन्हें रकम की तरफ से थोड़ी सी फिक्र लाहक हो गई है, वरना ये दिल के बुरे मालूम नहीं होते। हाँ, हम बहुत अच्छे लोग हैं, एडगर ने तंजिया लहजे में कहा। तुमसे रकम लेने के बाद तुम्हारी महबूबा की पूजा करेंगे। मैं उसके जुमले का मतलब अच्छी तरह समझता था, लेकिन इस वक्त मैंने तय कर रखा था कि हर बात का मतलब गलत ही समझूंगा। लिहाजा एडगर की इस बात पर भी मैंने खुशी का इजहार किया। देखा, मैंने कहता था कि ये तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, अब ये खुद ही तुम्हारी पूजा करने को कह रहे हैं। फिर मैं उन दोनों से मुखातिब हुआ। तुम्हारा शुक्रिया दोस्तों, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम फ्लोरा को कुछ ना कहो। इतनी इज्जत अफजाई की जरूरत नहीं कि तुम इसकी पूजा ही करने बैठ जाओ। अगरचे वो लोग मुझे इब्तदा ही से सादालूद समझ रहे थे, लेकिन उन्हें मुझसे इतनी हमाकत की तवक्को भी नहीं थी। एक लम्हे के लिए तो यूं महसूस हुआ जैसे उन्हें अपनी समात पर यकीन ही ना आया हो। फिर टोनी ने एक तवील सांस ली। तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि फ्लोरा से दस्त बरदार हो जाओ। उसने अपने रिवाल्वर वाले हाथ को जुम्बश देते हुए कहा, वरना हमें कुछ नागवार फरीदे अंजाम देने पड़ेंगे। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उछलकर खड़ा हो गया। फ्लोरा मेरी लाक है,
तुम इसे मुझसे जुदा नहीं कर सकते। वो दोनों हंसने लगे। जिद मत करो अच्छे बच्चे। वो दोनों हंसने लगे। जिद मत करो अच्छे बच्चे, एडगर ने अल्फाज चबाते हुए कहा, क्योंकि हम जिद करने वालों को मौत के घाट उतार दिया करते हैं और लाश इस तरह गायब करते हैं कि कभी इसका सुराग ही नहीं मिल सकता। टोनी ने मज़ा का खेज संजीदगी का मुजाहरा करते हुए कहा, तुम लोग मुझसे वाकिफ नहीं हो। बच्चों के साथ अच्छा और बुरों के साथ बुरा हो। तुम फ्लोरा को नहीं जाने दोगे तो मैं इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगा। तुम फ्लोरा को नहीं जाने दोगे तो मैं इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाऊंगा। अच्छा, एडगर ने यूं कहा जैसे उसे कोई इंतहाई ताज्जुब खेद खबर सुनने को मिली हो। ये बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? सुनो एडी, फ्लोरा मेरे नजदीक आकर खौफजदा अंदाज में बोली, इन लोगों से बहस मत करो और अपनी जान बचाकर यहाँ से निकल जाओ। ये लोग मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। इस बात पर मैं तुमसे नाराज भी हो सकता हूँ फ्लोरा। तुम एडी डी वलू को एक बुज़दिलाना कदम उठाने की तलकीन कर रही हो। टोनी ने छत शगाफ क्या लगाया। मैंने बरसों से इतनी मज़ाहिया बात नहीं सुनी। क्या तुम अक्सर इसी किस्म की बातें करते हो? जरूर करता होगा। एडगर ने मेरे कुछ बोलने से कबल तेजी से कहा, अगर इसकी बातें तुम्हें इतनी पसंद आ रही हैं तो इसे पाल लेते हैं। मैं कोई जानवर नहीं हूँ कि तुम मुझे पालने की बातें कर रहे हो, मैंने एहतजाजी लहजे में कहा। मेरी ये बात एडगर को बहुत पसंद आई और उसने भी टोनी की तरह एक जोरदार क्या बुलंद किया। जानवर तो सब पालते हैं, उसने हंसी जब्त करते हुए कहा, लेकिन हमारे शौक जरा मुख्तलिफ किस्म के हैं। फ्लोरा मेरे कांधे से लगी खड़ी थी। मैं महसूस कर रहा था कि उस पर खौफ गालिब आ रहा है। उस खौफ की वजह गालिबन ये रही होगी कि वो उन लोगों की सफाकी से वाकिफ थी और उसे मेरे बेगुनाह मारे जाने के ख्याल से खौफ आ रहा था। उसकी इस कैफियत से यह अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि वो फील्ड वर्कर नहीं है। उसकी खिदमत सिर्फ बोले बाले लोगों को फांस कर जुए खाने तक ले जाने और फिर उन्हें हरवाने तक ही महदूद मालूम होती थी, वरना फील्ड वर्कर कभी खून खराबे से नहीं घबराते। एक लतीफा और भी तो है, टोनी ने अपने मखसूस अंदाज में कहा, जरा इन्हें देखो। उसने फ्लोरा की तरफ इशारा किया जो मेरे कंधे से लगी खड़ी थी। इन्हें भी इससे हमदर्दी हो गई है, जैसे ये खुद बड़ी वारसा हैं। फ्लोरा ने सख्त लहजे में कहा, जरा होश में आकर गुफ्तगू करो। मेरे बारे में गुफ्तगू करते वक्त तुम्हें अपने और मेरे दरमियान फर्क का ख्याल रखना चाहिए। ओहो, टोनी हंसा। बेबी मेंढक को भी जुकाम हो गया। शायद तुमने गौर नहीं किया कि तुम्हें इस कमरे में लाने से हमारा मकसद क्या था। हमारे सीनों में भी दिल धड़कते हैं फ्लोरा डेयर, एडगर ने खालिस लोफरों के अंदाज में कहा। कुछ हसरतें मचलती हैं। आज की रात इन हसरतों के निकालने की रात है। तुम्हारे इस सुसीन सरापा पर थोड़ा सा हमारा भी हक है। काश कभी तुमने गौर किया होता। एडगर ने एक सर्द आप भरी, लेकिन तुम्हें अपने गाकों से इतनी फुर्सती कहाँ कि कभी हम मस्कीनों के बारे में भी गौर करो। गुस्से की शिद्दत से फ्लोरा कांपने लगी। अपनी औकात में रहकर बात करो एडगर। ये मत भूलो कि तुम्हारी कोई गलत हरकत तुम्हें किस अंजाम से दो चार कर देगी। ये तुम लोग किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हो? मैंने परेशानी का मुजाहरा किया। तुम्हारी एक बात भी मेरे पल्ले नहीं पड़ रही। कैसी हरकतें और कहाँ के गाहक? ये बच्चों के समझने के मामलात नहीं है। टोनी ने मुझे चिमकारा, लिहाजा तुम्हें इन मामले में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लेकिन हम वादा करते हैं कि जो कुछ भी करेंगे तुम्हारी आंखों के सामने ही करेंगे। वो दोनों अभी तक दरवाजे के सामने खड़े थे और उनका अंदाज ऐसा था जैसे फरार होने की कोशिश तक करने का मौका देने के लिए तैयार ना हो। शुक्रिया, मैंने बड़ी ममनूनियत से कहा। इतनी बात तो मेरी समझ में आ गई कि तुम लोग मेरी फ्लोरा को मुझसे छीनोगे नहीं, हरगिज नहीं। एडगर ने कहा, हम इसे भला तुमसे क्यों छीनने लगे? हम इसे तुम्हारे सामने दरियाफ्त करेंगे। हमारा लुत्फ भी दोबारा हो जाएगा और तुम्हें भी सने बरूगत तक पहुंचने में मदद मिलेगी। तुम लोग हद से गुजर रहे हो। फ्लोरा की मुठियां भींच गईं। मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी कि तुम लोग इतने घटियापन का मुजाहरा भी कर सकते हो। ज्यादा पारसा बनने की कोशिश मत करो। टोनी ने उसे घूरा। ये मुकालमे इससे बोलना जो तुम्हारे करतूतों से वाकिफ ना हो। फिर हम क्यों महरूम रहें? बिल्कुल महरूम मत रहो। मैंने सारी लाया। महरूम रहना बहुत खराब बात है। उससे एहसास महरूमी पैदा होता है जो बहुत से जराइम का सबब बन जाता है। तुम खामोश रहो, फ्लोरा बिगड़ गई। तुम खामोश रहो, फ्लोरा बिगड़ गई। तुम एक खामड़ आदमी हो। जो बात समझ में ना आए उसमें दखल मत दिया करो। ये बात समझ में नहीं आई? दफतन एडगर बुड़बुड़ाया। कोई शख्स इस कदर अहमक नहीं हो सकता और अगर हो तो इस कदर दौलतमंद नहीं हो सकता। एडगर के इस तजदिये पर टोनी और फ्लोरा दोनों ही चौंक पड़े। एडगर ने ऐसी बात की थी जिसे नजरअंदाज करना आसान नहीं था। उसकी बात में वजन था। अहमक तो तुम खुद होगे मिस्टर, मैंने बड़ी संजीदगी से कहा। मैं अपने बारे में ऐसी बातें सुनने का आदी नहीं हूँ। तुम जैसे मालूम नहीं कितने लोग मेरे मुलाजिम हैं और इसका ख्याल भी मत रखना कि मैं तुम लोगों की बातें नहीं समझ रहा। मुझे अंदाजा हो गया कि तुम लोग फ्लोरा के साथ कोई गलत हरकत करना चाह रहे हो, इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि फ्लोरा को लेकर यहाँ से चला जाऊं। मैंने फ्लोरा का हाथ पकड़ते हुए कहा, और तुम लोगों की बेहतरी इसी में है कि मुझे रास्ता दे दो। हमारे हाथों में खिलौने नहीं हैं, रिवाल्वर हैं।
टोनी ने कहा, इधर तुमने एक कदम उठाने की कोशिश की और उधर हमने फायर कर दिया। मैं यूं साकित साबित हो गया जैसे अभी तक इस हकीकत से बेखबर रहा हूँ। मेरी हालत देखकर दोनों ही कह के लगाने लगे। वो मेरी खौफजदगी से महफूज हो रहे थे। तुम यहाँ से चले जाओ, फलूरा ने कपकपाती हुई आवाज में कहा। मुझ पर जो भी गुजरेगी भुगत लूंगी, लेकिन मेरी खातिर तुम खुद क्यों खतरे में अपने आप को डाल रहे हो? इसलिए कि तुम मेरी लाक हो और कोई शख्स भी किस्मत से दामन नहीं बचा सकता। वैसे भी किसी को खतरे में छोड़कर चले जाना एडम डी फलू की रवायत के खिलाफ है। अब हम अपनी रिवायत का अमली नमूना पेश करेंगे, एडगर ने कहा। लिहाजा तुम फलूरा को छोड़कर उधर कोने वाली कुर्सी पर बैठ जाओ। ये मुमकिन नहीं है। मैंने फलूरा को खुद से और करीब करते हुए कहा, तुम दोनों में से किसी में हिम्मत हो तो मुझे फलूरा से दूर करके दिखा दे। मालूम होता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, एडगर ने मुझे घूरते हुए कहा। अगर तुम इससे दूर ना हुए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। गोली मारना तो तुम्हारे इख्तियार में है, लेकिन मुझसे अपना हुक्म मनवाना तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। हम अपने अहकामात मनवाना खूब जानते हैं, एडगर ने रिवाल्वर जेब में रखते हुए कहा और फिर टोनी को इशारा करता हुआ मेरी तरफ बढ़ने लगा। क्या तुम पागल हो गए हो? इन लोगों की बात क्यों नहीं मान लेते? ये तुम्हें जान से मार देंगे। जान दे देना गवारा है, मगर पीछे हटना मंजूर नहीं है, मैंने फलूरा का बाजू सख्ती से पकड़ते हुए कहा। इन्हें भी पता चल जाएगा कि बाज लोग झुकते नहीं टूट जाते हैं। मेरी निगाह एडगर पर मरकूज थी, जो ऐसा ऐसा मेरी तरफ बढ़ रहा था, जबकि टोनी हाथ में रिवाल्वर लिए पहले से ज्यादा अलर्ट नजर आ रहा था। अगर एडगर को कोई मामूली सा भी खतरा लाक होता तो टोनी फायर कर देने से दरेग न करता। मेरे किसी अंदाज से जारहियत जाहिर नहीं हो रही थी, जबकि एडगर बहुत मोहतात था। अगरचे वो मुतमईन था कि मैं उसके हक में खतरनाक साबित नहीं हो सकता, लेकिन उसके बावजूद वो मोहतात था। गालिबन वो किसी नामालूम खौफ का शिकार था। उसके अंदर की कोई इस उसे मेरी जानिब से खबरदार कर रही होगी, तभी तो वो इस कदर एहतियात बरत रहा था। वगरना मैंने अपनी जानिब से उन्हें ये बावर कराने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी कि मैं एक नहायत मासूम और बेजरर किस्म का इंसान हूँ। एडगर की इंतहाई कोशिश ये थी कि उसके चेहरे के तासरात ज्यादा से ज्यादा खौफनाक हों, ताकि मैं उसके तासरात से खौफजदा होकर उनके कहने पर बेचूं चरा अमल करने के लिए तैयार हो जाऊं। मगर उसे अंदाजा नहीं था कि जो कुछ वो कर रहा है उसके हक में किस कदर मुजर साबित हो सकता है। फलूरा की खौफजदगी बढ़ती चली जा रही थी, मगर बैरों से इस तरह जकड़ रखा था कि वो खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। उन लोगों की साथी होने के बावजूद उसकी हमदर्दियां मेरे साथ हो गई थी, और ये कोई ऐसी अनहोनी बात नहीं थी। मेरी जात में उसे अपने लिए तहफ्फुज़ महसूस हुआ था, जबकि उन दोनों की असलियत उस पर शायद पहली बार खुली थी। वो उसके साथी होने के बावजूद उसकी इज्जत से खेलने के दर पे थे। पेशावर औरत की भी एक इज्जत होती है जिसे वो भेड़ियों के हवाले बहरहाल नहीं कर सकती। मुझसे 6 फीट के फासले पर एडगर रुक गया। अब वो मुझ पर हमला करने के लिए किसी मुनासिब जाविये की तलाश में था। उसके साथ मुश्किल ये थी कि उसे मुझ पर हमला करना था और फलूरा को बचाना था। ये बड़ी महारत का काम था जो उस जैसे थर्ड क्लास गुंडे के बस का रोग नहीं था। ऐसे बारीक कामों के लिए जिस महारत की जरूरत होती है वो बगैर प्रैक्टिस के हासिल नहीं हो सकती, और प्रैक्टिस के लिए सख्त मेहनत करना पड़ती है, वक्त अलग देना पड़ता है। एडगर और टोनी जैसे गुंडे तो शुरफा पर जोर चला सकते हैं, उन लोगों से उलझ सकते हैं जो लड़ाई झगड़े से दूर भागते हैं। ज्यादा से ज्यादा वो अपने ही जैसों से मुकाबला कर सकते हैं। मेरी लक मेरे साथ है एडगर, मैंने मज़ेदार अंदाज में कहा। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि वापस चले जाओ और याद रखो कि जिसके साथ लक हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एडगर पर मेरी बात का वही असर हुआ जिसकी मुझे तवक्को थी। उसके भिंजे हुए जबड़े मजीद भिंज गए और उसने अपनी आंखें मजीद सुकेड़ दी, यूं जैसे उसकी इन हरकतों से मेरी सेहत पर कोई नाखुशगवार असर पड़ सकता हो। बिलाशुबा वो एक गुंडा था, मगर इस वक्त मुझे एक मस्करा नजर आ रहा था। मद्दे मुकाबिल को खौफ ज़दा करने के लिए महज तासरात से काम लेना मेरी नजर में मस्करा के ज़मरे में ही आ सकता था। मद्दे मुकाबिल को खौफ ज़दा करने के लिए महज तासरात से काम लेना मेरी नजर में मस्करापन के ज़मरे में ही आ सकता है। कमरे में बड़ा बूझल सुकूत तारी हो गया। एडगर गुस्से के आलम में था। अहमक से अहमक आदमी भी आतिशी असले के होलनाकियों से वाकिफ होता है, लिहाजा मेरी तरफ से तमाम तर अहमकाना हरकतों के इर्तिकाब के बावजूद ये बात उसके हल्क से नहीं उतर रही थी कि मैं दो रिवाल्वर वालों से भी क्यों खौफज़दा नहीं हुआ। यकीनन कोई ना कोई बात थी, कोई ऐसी बात जिसे समझने से ये लोग कासर थे। शायद यही उलझन उसके पैरों की जंजीर बन गई थी और वो मुझ पर हमला करने से झिझक रहा था। आगे बढ़ो एडगर, दफातन टोनी ने झिंझला कर कहा।
इस अहमक को तो ठीक करना महज चंद लम्हों का काम है, तुम इतनी देर क्यों लगा रहे हो? एडगर ने इस बात में सारी लाया और बहुत संभल संभल कर एक एक कदम और आगे बढ़ाया। एन उसी लम्हे मैंने भी हरकत में आने का फैसला किया और फ्लोरा को छोड़कर बर्क रफ्तारी से एडगर पर हमला कर दिया। पहले मैंने उसके सर पर हवा से बेगाना कर देने वाली जरब लगाई। एडगर को हाथ पैर हिलाने तक का मौका नहीं मिला था। सर पर जरब लगने की वजह से उसकी आवाज जवाब दे गए, लेकिन मैंने उसे गिरने तक की मोहलत नहीं दी और इंतहाई फुर्ती से उसे दोनों हाथों की मदद से सर से ऊपर बुलंद किया और पूरी कुव्वत से टोनी पर दे मारा। 2.5 मन वजनी एडगर उसे टकराया और टोनी अपने हकम में कमरे के दरवाजे से बुरी तरह टकराया। कमरे की महदूद फिजा में एक धमाका सा हुआ। रिवाल्वर टोनी के हाथ से निकल चुका था। खुद उसके मुंह से कर्म में डूबी हुई एक करा खारिज हुई। उसके दोहरी चोट लगी थी। वजनी एडगर को मैंने उस पर फेंक दिया था और फिर वो दरवाजे से भी टकराया था। एडगर तो पहले ही बेहोश हो चुका था। टोनी बेहोश तो नहीं हुआ था, मगर उसकी हालत कुछ ऐसी ज्यादा ठीक भी नहीं थी। चोट, सदमे और ज़हनी झटके ने उसका हुलिया बदल कर रख दिया था। मैंने आगे बढ़कर टोनी के हाथ से गिरा हुआ रिवाल्वर उठा लिया और टोनी को उसकी जद पर ले लिया। अपने पैरों पर खड़े हो जाओ टोनी, मैंने रिवाल्वर लहराते हुए कहा। मुझे मालूम है कि मौका मिलते ही तुम एडगर की जेब से रिवाल्वर निकालने की कोशिश करोगे। टोनी के पास तामील के सिवा कोई चारा नहीं था। वो दरवाजे का सहारा लेकर बदिक्कत तमाम अपने पैरों पर खड़ा हो सका। फ्लोरा सन्नाटे के आलम में ये सब कुछ देख रही थी। ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसे सकता हो गया हो। अपनी खैरियत चाहते हो तो चुपचाप उधर कुर्सी पर बैठ जाओ। थोड़ी सी भी गलती करने की कोशिश की तो मेरी कारकर्दगी तुम देख ही चुके हो। टोनी लड़खड़ाता हुआ बड़ी मुश्किल से कुर्सी तक पहुंचा और उस पर ढेर होगा। मैं रकम से भरा हुआ ब्रीफ केस तुम लोगों के हवाले कर रहा था, मगर तुम ना शुक्रे हो। मैंने नफरत से कहा, अगर तुमने इसी पर सब्र कर लिया होता तो तुम्हारी ये दुर्गत ना बनती।